दोस्तों, जागो दुनिया पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आज से हम प्रतियोगिता दर्पण का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जैसे कि आपको दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। उस वो सब एग्ज़ाम में आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ऐसे तो आपको बहुत से करंट अफेयर्स के चयन मिल जाएंगे और बहुत से किताब मिल जाएंगे, लेकिन आपको विस्तार से बताने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे अच्छा प्रतियोगिता दर्पण किताब होता है। आपको ऑब्जेक्टिव भले ही पढ़ लीजिएगा, उसमें आप रट लीजिएगा, लेकिन आपको समझ नहीं पाइएगा, कहीं बोल नहीं पाइएगा, इसलिए आप विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आज हम प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा। इसके बाद आर्थिक परिदृश्य होगा। मतलब कि इस प्रकार आपको सितंबर माह का पूरे तरह से प्रतियोगिता दर्पण को ख़त्म किया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिएगा और हो सके तो और लोगों को भी चैनल से जोड़िएगा ताकि उन लोगों को भी पहुंच सके वीडियो। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रतियोगिता दर्पण का। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया है। तो इसको हम आइए विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या 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 हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी है और ये उनका तीसरा कार्यकाल है। ठीक है, तो ये अपने तीसरे कार्यकाल के मात्र 2 सप्ताह के अंदर में इन्होंने विधानसभा परिषद का गठन करने का फैसला लिया। तो उसी के लिए विधानसभा में पारित किया गया। और ये कब पारित किया गया? तो आपको 6 जुलाई 2001 को पारित किया गया। ठीक है, अब क्या होता है कि विधानसभा में पारित होने के बाद ये अनुच्छेद 171 का 2 के तहत ये लोकसभा में जाता है। उसके बाद लोकसभा में पारित होता है। इसके बाद आपको राज्यसभा में पारित होता है। राज्यसभा में पारित होने के बाद आपको राष्ट्रपति अनुमोदन करता है। इसके बाद विधान परिषद का गठन होता है। लेकिन अब यहाँ पर पेच फंस गया है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और लोकसभा में, राज्यसभा में भाजपा का बहुमत है। तो ये पारित करवाना नहीं चाहती है भाजपा। तो देखिए वहाँ पर गया है, लेकिन अब आगे क्या होता है। तो इस प्रकार लोकसभा में लंबित है अभी तक। अब हम देखते हैं कि और भी कई राज्य हैं, जैसे कि हो गया आपको असम। असम भी विधानसभा को पारित करने, विधान परिषद को पारित करने के लिए विधानसभा में पारित किया था और ये 2010 में आपको पारित किया था। देख रहे हैं कि 2010 में असम में के विधानसभा में विधान परिषद को गठन करने के लिए पारित किया गया था और 2012 में राज्यसभा ने पारित किया था। लेकिन अभी भी ये लंबित है लोकसभा और राज्यसभा में। तो अब आइए जानते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और कर्नाटक में है। मतलब कि टोटल 6 राज्य में अभी वर्तमान में विधान परिषद है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में आपको विधान परिषद है। ठीक है, अब आइए दूसरा टॉपिक पर आते हैं कि स्वदेश में विकसित MPATGM मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये MPATGM मिसाइल क्या होता है? इसको क्या कहता है? पूरा नाम इसका होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या होता है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है। ठीक है, इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसे किसे विकसित किया है? डीआरडीओ ने। और ये न्यूनतम रेंज का है, मतलब कि कम दूरी का मारक वाला ये मिसाइल है। ठीक है, तो ये जो मिसाइल था ये पहले आपको इजराइल से आना था, लेकिन इसको 2017 में इस सौदे को रद्द कर दिया गया, इजराइल से जो आना था, और फैसला लिया गया कि अब स्वदेश में ही निर्मित किया जाएगा। और ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा फैसला था जो कि सफल हुआ। तो अब हम आगे आते हैं कि सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये आकाश एनजी मिसाइल का पूरा नाम क्या होता है? कि आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। ठीक है, और इसका परीक्षण कहाँ हुआ? कब हुआ? 21 जुलाई 2021 को। इसे किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, इसे किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। अब आगे आते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय का नाम था वो परिवर्तित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जब दो भागों में बटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसके जो अक्टूबर 2019 में ये बटा था, तो उस समय इसके उच्च न्यायालय का नाम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख उच्च न्यायालय रखा गया था, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव नेम था। इसी कॉम्प्लिकेटिव नेम को आसान बनाने के लिए इसका नया नाम रखा गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। तो इसी के साथ अब भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हो गया है। टोटल कितने उच्च न्यायालय हो गया है? टोटल 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। देख सकते हैं कि टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसमें सबसे प्राचीन जो उच्च न्यायालय है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसका गठन 2 जुलाई 1862 को हुआ था। ठीक है, और उसी 1862 में मुंबई उच्च न्यायालय का भी गठन हुआ था। वो कब हुआ था? 14 अगस्त 1862 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1862 को हुआ था। ये किसका गठन हुआ था? मुंबई उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 2 जुलाई 1862 को हुआ था। अब इसमें से एक और क्वेश्चन उठाया कि सबसे नया उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 2019 को हुआ था। जो सबसे नया उच्च न्यायालय बना है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ये कहाँ पर गठन, इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? अमरावती में है, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है अमरावती। और इसी समय तेलंगाना उच्च न्यायालय का भी गठन हुआ था, जिसका जो कहाँ पर है? हैदराबाद में है, और ये भी 1 जनवरी 2019 को ही गठित हुआ था। ठीक है, तो अब पटना उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाए तो इसका गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1916 को हुआ था। और इसका जो स्थान तो आप जानते ही हैं, पटना में ही है। चलिए, तो अब हम आगे आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। तो ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है, ये किस लिए बनाया गया था संस्थान, कि इससे आपको फसलों का उचित प्रबंधन कर कृषि के विकास के उद्देश्य से ये 2019 में लाया गया था। ठीक है, इससे लाया गया था कि इससे फसल का उचित प्रबंधन हो सके और कृषि का विकास हो सके। तो अब जो ये संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है, तो इससे अब क्या होगा कि इसे अब राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया है। इससे क्या होगा? राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने से ये होता है कि अब इन संस्थान को अधिक केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी और ऑटोनोमस अब ये हो जाएगा, मतलब कि अपने खुद पर निर्भर अब धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो इस संस्थान के अंतर्गत 2 संस्थान आते हैं। एक आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट
जिसका शॉर्ट नेम होता है NIFTEM, जो कि कुंडली में है, और एक कुंडली कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। अब दूसरा संस्थान आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट नेम होता है IIFTT, जो कि तंजावुर में है। जो कि कहाँ है? तंजावुर। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। अब दूसरा आते हैं, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन हुआ है। ठीक है। और इसका गठन कब हुआ है? जुलाई 2021 में। तो इसके पहले क्या था? होम्योपैथी केंद्रीय परिषद था पहले, और उसी के स्थान पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन हुआ है। तो इसके जो पहले चेयरमैन हैं डॉक्टर अनिल खुराना हैं, जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के चेयरमैन थे पहले ये किसके चेयरमैन थे? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के चेयरमैन थे। ठीक है। और यह जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन हुआ है, ये आयोग क्या करेगा कि होम्योपैथी चिकित्सा व इसके संस्थान के संबंध में नीतियाँ बनाएगी और इसके दिशा निर्देशों का निर्धारण करेगा। ठीक है। अब दूसरा आते हैं, तो देख रहे हैं कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और धौलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का नगर है, गुजरात में है, को यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसको किसको विश्व विरासत सूची में 2021 में शामिल किया गया है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में है। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। इसी के साथ जो टोटल भारतीय स्थल है वो अब कितना हो गया यूनेस्को में शामिल? 40 हो गया। टोटल 40 ऐसा स्थल है भारत का जो विश्व विरासत की सूची में शामिल है। और विश्व विरासत सूची कौन बनाती है? ये यूनेस्को बनाती है। ठीक है। अब आते हैं कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, और ये काकतीय वंश के राजाओं ने बनवाया था। ठीक है। इसका एक और नाम क्या है? रामप्पा मंदिर है। इसका एक और नाम क्या है? रामप्पा मंदिर है। और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है। और इसमें रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। ठीक है। अब आते हैं कि धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है। ये पुरातात्विक स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। ठीक है। तो इन दोनों को यूनेस्को की 44वें सत्र की बैठक में शामिल किया गया है। ठीक है। इसी अब आते हैं कि इस बार 44वें सत्र की बैठक में पूरे विश्व से 34 स्थलों को विश्व विरासत सूची का दर्जा दिया गया है। अब देख रहे हैं 34 स्थलों को टोटल विश्व विरासत सूची का दर्जा दिया गया है, जिसमें कि 29 सांस्कृतिक विरासत हैं और 5 प्राकृतिक विरासत हैं। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक जान लेते हैं कि जो विश्व विरासत सूची बनाई जाती है वे किन किन श्रेणियों में बनाई जाती है। तो इसकी मुख्य 3 श्रेणियाँ होती है। इसकी कितने श्रेणियाँ होती हैं? 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला होता है सांस्कृतिक विरासत, दूसरा होता है प्राकृतिक विरासत, तीसरा होता है मिश्रित विरासत। तो भारत में जो 34 जो विश्व विरासत की सूची में शामिल है, उसमें सांस्कृतिक विरासत से 32 शामिल है, 7 प्राकृतिक विरासत से है और 1 है मिश्रित विरासत से शामिल है। और टोटल मिलाकर 34 भारतीय स्थल है जो विश्व विरासत की सूची में शामिल है। अगर पूरे विश्व से देखा जाए तो टोटल 1154 ऐसे सांस्कृतिक विरासत हैं जो विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं। टोटल कितने शामिल हैं? 1154 विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं। उसमें की सर्वाधिक स्थल जो है इटली का है। इटली का 58 टोटल है जो विश्व विरासत की सूची में शामिल हो, और ये सबसे सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर चीन का स्थान आता है, जिसका भी 56 विश्व विरासत की सूची में शामिल है। ठीक है। तो इस प्रकार
आप देख रहे हैं कि बिहार से बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर भी शामिल हुआ है। कौन? बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर, जो कि 2002 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 2002 में आपको महाबोधि मंदिर शामिल हुआ था। ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे। तो जैसा कि जानते हैं कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, और ये नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई हुए हैं जो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। तो इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले येदुरप्पा थे, PS येदुरप्पा, जो कि 78 वर्ष के हो गए थे, और उनका उम्र मतलब धीरे धीरे बीत रहा था, इसलिए इनको हटा दिया गया। और वहाँ पर भाजपा की सरकार है कर्नाटक में। अगर राज्यपाल की बात करें तो थावर चंद गहलोत है। ठीक है। तो अब एक और कहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, जिनका नाम है पुष्कर धामी। पुष्कर धामी। ठीक है। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो बसवराज बोम्मई जी हैं, ये लिंगायत समुदाय से आते हैं, क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का प्रभुत्व है, और BS येदुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से ही आते थे। और ये बसवराज बोम्मई 23वें मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। कितवें मुख्यमंत्री हैं? 23वें मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। अब आते हैं कि 8 समितियों का पुनर्गठन हुआ है। संसद के 8 समितियों का पुनर्गठन हुआ है। ठीक है। तो जिसमें कि संसदीय मामलों के जो प्रमुख हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह हैं। आवास समिति के प्रमुख हैं अमित शाह। और जो शेष जो 6 बचा, उसके प्रमुख कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो ठीक है। इसमें ये सिर्फ यही था। अब चौथा आते हैं लास्ट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम था वो बदल दिया गया है, और इसके स्थान पर क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसी के साथ देख रहे हैं कि प्रतियोगिता दर्पण का आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको ख़त्म हो गया, और इससे ज़्यादा नहीं था। आप PD के प्रतियोगिता दर्पण का सितंबर माह का आप घटनाक्रम देख सकते हैं जाकर, कि मैंने पूरा आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम जो था वो PD का समाप्त करवा दिया है। और अगला जो आएगा अब सितंबर माह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हो सके जहाँ तक इस वीडियो को मतलब लोगों तक पहुँचा भी दीजिएगा। धन्यवाद।